इसको देखिए, बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सेल के बारे में उनको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। सोचते जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, सर पकड़ के अपना बैठ जाए। लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट मैं दूंगा जो एनसीईआरटी बुक में बहुत ही डीपली लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे उसको समझा दूंगा। आप बहुत कम ही लोगों को ये बात पता होती है कि सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। जिससे मैं मिलकर बना हूँ उसको क्या कहा जाता है, सेल। दीवार किससे मिलकर बनी हुई? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैंने कुछ परसेंट आप लोगों का डर कम कर दिया है। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, जिन्होंने देख लिया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो समझ गए होंगे किस तरीके से पढ़ाई होने वाली है हम लोगों की। जिन्होंने नहीं देखा पहले जाके खट से करके वो इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें, क्योंकि आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जितनी भी डीपली चीज़ें हैं उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि आगे के लिए हमारी आसानी बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का मैंने एक ओवरव्यू बनाया है कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, ताकि हमको और आसानी हो जाए। एकदम दिमाग खपामंजन वाला काम ना रहे कि अरे अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, ये सब दिमाग में ना आए। तो उसके लिए मैंने एक इंट्रो बना दिया है चैप्टर का कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, कितनी आसानी हो जाएगी पढ़ने के लिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे कि चैप्टर की मीनिंग है क्या, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डेफिनेशन क्या है हम लोगों के लिए। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी के ऊपर कौन कौन साइंटिस्ट आए, किसने किसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, किसकी एक्चुअल थ्योरी है, किसकी मानी जाती है ज़्यादा वैलिड थ्योरी, ये सब। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ सेल, सेल की थ्योरी किसने दी, सेल के बारे में और मतलब और थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली या और एक्सपैंड करके किसने बताया। उसके बाद हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। इसको देखिए, बहुत से लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सेल के बारे में उनको चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। सोचते जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, सर पकड़ के अपना बैठ जाते। लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट मैं दूंगा जो एनसीईआरटी बुक में बहुत ही डीपली लिखा हुआ है, बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे उसको समझा दूंगा। आपका दिमाग एकदम ओपन हो जाएगा। उस पर देख, पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट कितने होते हैं। हर चीज़ के पार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं। अब एक जो माइक्रोस्कोपिक होती है ये सेल, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। उसके पार्ट क्या क्या हैं? सबसे पहले सेल के अंदर होता है सेल वॉल, दूसरा पार्ट सेल मेम्ब्रेन, या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन को। फिर है हमारा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा पार्ट होता है सेल का। फिर न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस के भी हमारे कई पार्ट है। यानी सेल के अंदर जो चीज़ें, ये सेल है मान लीजिए, ये सेल के पार्ट हो गए पूरे। अब सेल के अंदर का मटेरियल, मसाला जो पाया जा रहा है उसको सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेली में क्या क्या आता है देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER भी बोला जाता है। फिर दूसरा हमारा है गोल्जी एपरेटस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सेल के पार्ट्स। फिर सेल ऑर्गेनेली, फिर उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल कैसे बनती है। उसके बाद हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम मेन पॉइंट को पहले डिस्कस करेंगे। समरी ऑफ द चैप्टर, क्या क्या मेन है, किस लाइन का क्या मतलब होता है, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो। वैसे चैप्टर पढ़ने में तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अलग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी। तो बहुत आसान तरीके समझते हैं। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग आने वाली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर की मीनिंग समझ लेते हैं, फिर चैप्टर के अंदर जितने पार्ट्स हैं, क्या क्या कंटेंट है, उसको हम लोग सब 1 बाय 1 समझेंगे। चैप्टर की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है,
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल की मीनिंग क्या होती है? फंडामेंटल की मीनिंग होती है किसी चीज का बेस, किसी भी चीज का बेस यानी उसकी शुरुआत। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हमको ने बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ने बनाते तब हमारा मकान खड़ा होता है। ऐसे ही ज़िंदगी बनाने के लिए यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस फंडामेंटल चीज़ की ज़रूरत है? वो है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ माना गया है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल हमारा आ गया मेन एग्जैक्ट पॉइंट। अब हम डेफिनेशन ऑफ द सेल, सेल की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी स्ट्रक्चरल, क्या स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बनाती है और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है एक पर्टिकुलर बॉडी में, वो रोल प्ले करती है सेल। फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे मकान बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल सामान की ज़रूरत होती है, तो वो उनके ब्लॉक हो गए। और हमारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या नीड होती है, क्या फंक्शन परफॉर्म होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल है। फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी ये बता दिया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ज़िंदगी का एक बेस है, ने है सेल, जिससे हमारी बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर। अब एक ख़ास पॉइंट यहाँ पर, ये सब सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन में पूछी भी जाती है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 1 वर्ड में या 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। ये भी 1 वर्ड में आ सकता है। स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड, बहुत कम ही लोगों को ये बात पता होती है कि सेल के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? हमारी साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि सेल कैसे ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, या उसका एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। देखिए, ये दीवार है, मान लीजिए बोर्ड के चारों तरफ आपको दीवार दिख रही है, एक वॉल है। वॉल क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक ऑर्गेनिज्म को। मान लीजिए ये मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, या एक ये वॉल है जो किससे मिलकर बनी हुई है? किससे मिलकर बनी हुई? यानी इसके अंदर छोटे छोटे ईंट या ब्रिक लगे हुए हैं। तो एक वॉल क्या रिप्रेजेंट करती है? एक ऑर्गेनिज्म को, और उसके अंदर लगा ब्रिक यानी ईंट, उसके अंदर का ईंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल को। यानी सेल मिलके आपस में मिलती हैं, ग्रुप ऑफ सेल बनती हैं। तो आपको पता ही होगा टिश्यू बना देती है, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर होल ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार होता है। तो ये ब्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, और पूरी होल वॉल रिप्रेजेंट करती है एक ऑर्गेनिज्म को। इससे हमें समझना है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि अगर कोई दीवार या वॉल है, वो मान लीजिए मैं हूँ एक दीवार या वॉल, वो मुझको रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक ऑर्गेनिज्म हो गया मैं, और हमारे अंदर जिससे मैं मिलकर बना हूँ उसको क्या कहा जाता है? सेल। दीवार किससे मिलकर बनी हुई है? दीवार का सेल क्या है? ब्रिक यानी ईटा, एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे। अब सेल उसके अंदर ना मान लीजिएगा। चलिए, अब इसके बाद डेफिनेशन ऑफ सेल हो गया। अब हम आगे बात करते हैं